अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से थोड़ा सा एक केस डिस्कस करना है या शेयर करना है, और उसकी वजह यह है कि मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर इकबाल साहब, सब्सक्राइबर भी हैं और अक्सर उनसे बात भी होती है। तो उनका ये केस है और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुमकिन हो तो इस पे आप वीडियो बनाएं कि शायद कुछ लोगों को कुछ हौसला भी मिले और उनको एक इंसाइट भी मिले, या फिर उनको ये पता चले कि जब कोई ज़्यादा उम्र का कोई शख्स भी कोरोना का शिकार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाता है। इस केस को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो मैसेज उन्होंने मुझे किया वही मैं मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसके अंदर से दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इकबाल साहब कहते हैं कि सर, मेरी सास मोहतरमा ने 83 साल की उम्र में कोविड को शिकस्त दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 माह में वो ठीक हो गई हैं। एक तो उनको शुगर नहीं थी, दूसरा टाइम पर ब्लड थिनर और स्टीरॉयड दिए गए और घर पर ही रखकर उनकी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर से बैलेंस रखा गया। अस्पताल बिल्कुल नहीं लेकर गए, जिसकी वजह से वो मजीद वायरस लोड से बच गई और घर में आइसोलेट रखने से मजीद किसी और को भी कोविड नहीं हुआ। सारी आपकी हदायत के मुताबिक अमल किया गया और वो एक मिसाली केस बन गई है। एक डॉक्टर इनके नेबर भी थे जो उनको रोजाना चेक करते थे। अब इस पूरे मैसेज में एक तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने थोड़ा मेरा भी हवाला दिया है, लेकिन किसी भी तरह ये जो केस डिस्कस करने का ये वजह नहीं है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो उनके नेबर में डॉक्टर रहते थे, जो उनको बाकायदगी से चेक करते थे, ये फैमिली के अलावा, मरीज के अलावा क्रेडिट सिर्फ उनको जाता है। अब इस केस में जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, एक तो जो पेशेंट है, उनकी जो सास हैं, इन्होंने, इकबाल साहब ने मुझसे उनकी काफ़ी लैब वैल्यूज़ और पूरा केस एक डिस्कस किया था, तो हमने एक मैनेजमेंट को प्लान किया था कि कैसे करना चाहिए। तो उनकी उम्र ज़्यादा है, वो 83 है। हमें पता है कि जो रिस्क फैक्टर हम जिनको कहते हैं कि किसी भी कोरोना होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आने का, उनमें एक उम्र है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे सांस की दायमी मर्ज कहते हैं, वो है। लेकिन इसमें एस्थमा को इतना ज्यादा नहीं समझा जाता। तो यहां पे अगर हम गौर करें तो उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन खुशकिस्मती से उनको शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत ज्यादा मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। आपने देखा होगा कि इंडिया में जो ब्लैक फंगस हुआ है पिछले दिनों, तो उसमें जो बड़ी वजह करार दी जा रही है कि वो शुगर के अगर कोई मरीज हैं और उनमें स्टीरॉयड दिए गए हैं, तो या अकेले भी स्टीरॉयड दिए जाएं, तो दोनों सूरतों में शुगर का लेवल काफ़ी ऊपर रहता है, जिसकी वजह से फंगस जो होती है उसको मौका मिल जाता है फैलने का। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें तो इनकी अगरचे उम्र 83 साल है, लेकिन इनको शुगर का मसला नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि इनका मैनेजमेंट टाइमली स्टार्ट हो गया, जिसमें यह होता है कि जब किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो इसका मतलब होता है कि अब उसका अपना ही इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम उस मरीज के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसे मौकों पे हम इन लोगों को स्टीरॉयड शुरू करवाते हैं। अगरचे हॉस्पिटल्स के अंदर तो खास तौर पे ये जो स्टीरॉयड हैं, ये डेक्सामेथासोन की शक्ल में दिए जाते हैं, 6 मिलीग्राम रोजाना इस तरह के मरीजों को 10 दिन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा होता है वेंटिलेटर वाले मरीजों को। दूसरे नंबर पे वो मरीज आते हैं कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है और कोविड का वो शिकार हो। लेकिन वो तमाम लोग जो चाहे कोविड का शिकार हों, लेकिन अगर उनको स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है तो उनको अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो उनको स्टीरॉयड नहीं देते, क्योंकि नुकसान होने का डर होता है। वजह ये होती है कि ये जो स्टीरॉयड होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ती निज़ाम को दबाते हैं, जबकि वो लोग जिनको कोविड हो, पीसीआर पॉजिटिव हो, अलामात हो, लेकिन उनको अभी ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ी हो, तो उनका इम्यून सिस्टम ही उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इनके जो मरीज हैं, इनकी जो सास मोहतरमा है, ना सिर्फ ये कि उनको वक्त पे ही स्टीरॉयड शुरू करवा दिए गए जब उनको जरूरत थी, बल्कि ये फैसला किया गया कि घर पे ही इनको ऑक्सीजन दी जाए। इस फैसले का इनको ये फायदा हुआ है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आईसीयूज होते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट होते हैं, वो ऐसी जगह है कि जहां पे वायरस का लोड बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा वायरस का लोड बढ़ता जाता है मरीज के लिए, उतने ज्यादा मरीज के जो इम्यून सिस्टम है या जो दवाइयां दे रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता जाता है उस मरीज को बेहतरी की तरफ लेके जाना। तो घर में आइसोलेट रखने की वजह से एक तो ये ज्यादा वायरस के लोड से बच गई, और खास तौर पे साथ ही जो घर वाले थे, क्योंकि ये प्रॉपरली आइसोलेट किया गया था, तो उनको भी किसी किस्म का एक्सपोजर नहीं हुआ।
अब क्योंकि ये मॉडरेट बीमारी बन चुकी थी, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इसका मतलब है इनका जो जिस्म का पूरा सिस्टम है वो रिस्क पे था क्लॉटिंग के भी, जिसकी वजह से इनको फिर साथ ही जो ब्लड थिनर्स होते हैं, जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन होती है हेपरिन की, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होती है एनॉक्साप्रिन की, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि रिवारोक्साबेन की, तो उनको हम एक प्रॉपर डोज में, बहुत ज़्यादा डोज में नहीं लेकिन प्रॉपर डोज में इनकी उम्र को सामने रखते हुए इनको शुरू करवाया गया। और उसके बाद इस चीज़ ने इनको क्लॉटिंग से काफ़ी महफूज रखा। और क्लॉटिंग के लिए जो दवाई दी जाती है उसमें हमेशा ब्लीडिंग के रिस्क को सामने रखना चाहिए कि वो लोग जिनको बीमारी तो ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आप उनको ज़्यादा डोज में रिवारोक्साबेन देते हैं तो खसूसी तौर पे इस पर मैंने एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि ख़ास तौर पर रिवारोक्साबेन को अगर ज़्यादा डोजेज में, जिसको हम थेराप्यूटिक कहते हैं, उन लोगों को दी जाए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब उनको ब्लड थिनर दिए गए, स्टीरॉयड दिए गए, घर में ऑक्सीजन लगाई गई, तो माशाल्लाह ये जो बता रहे हैं डॉक्टर इकबाल साहब के 1 महीने के अंदर अंदर वो बेहतर हो गई। इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो खुद मरीज को जाता है कि वो बहुत हिम्मत से लड़ता है, उसके बाद फैमिली को जाता है, और उसके बाद जो इनके नेबर के डॉक्टर साहब थे जो रेगुलरली इनको चेक करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनकी मदद की और ये बहुत जल्द बेहतर हो गई। अब मेरा तो इनको मशवरा है डॉक्टर इकबाल साहब को कि ये 2 से 3 हफ्ते के बाद उनके एंटीबॉडीज ज़रूर चेक करवाएं, और अगर मुमकिन हो सके तो हम लोगों से शेयर करें, ताकि हम इस पर एक फॉलो अप वीडियो बनाएंगे कि उनका जो इम्यून सिस्टम है उसने अगर सक्सेसफुली इसको फाइट किया है, और चाहे वो स्टीरॉयड की मदद से किया है, तो उनके इम्यून सिस्टम ने फिर बाद में एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा बनाई है। दोस्तों, इस एक केस से हमने हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना है उस वक्त तक कि जब तक ये पेंडेमिक है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये पेंडेमिक नहीं चली जाती तो उस वक्त तक हमें काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। और जब ये पेंडेमिक चली जाएगी तो बहुत सारे लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग नीचे कमेंट्स में कोई बुरा भला कह के ये बात करते हैं कि आप इस पेंडेमिक की वायरस की जान छोड़ दें और कोई और बात करें। तो इंशाल्लाह जब ये चला जाएगा वायरस, ऑफिशियली पेंडेमिक खत्म हो जाएगी, तो हम इन्हीं तमाम चैनल्स पे, जो मेरे 3 चैनल्स हैं, तो इस पे हम मुख्तलिफ और बीमारियों पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत शिद्दत से इसका इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।